सबसे पहले मैं श्रोताओं को नमस्कार करना चाहूँगा। बहुत बहुत आप लोगों को हमारा नमस्कार, आदाब। देखिए, जो बल्तिस्तान में भी इस वक्त हो रहा है और जो मौजूदा हालात हैं, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। पाकिस्तान सरकार ने कभी भी बल्तिस्तान या गिलगित रीजन को तरजीह नहीं दी है। दूसरे दर्जे का वहाँ का नागरिक बना के रखा वहाँ के लोगों को, बल्कि दूसरी जगह के इलाके वहाँ पे लोग बसाए गए। जो एक वहाँ का एक अपना चरित्र है वहाँ के लोगों का, वहाँ का एक कैरेक्टर है, कोई वहाँ रहने का तरीका लोगों का है, वहाँ का एक हेरिटेज है, वहाँ का एक कल्चर है, उसको खराब करने की कोशिश की गई। 97% वहाँ पे शाह कम्युनिटी के होते थे। बीच में आईसिस ने भी अपना वहाँ बेस बनाने की कोशिश की, उसमें भी पाकिस्तान और आईएसआई के लोग थे, वो चाहते थे किसी तरह घुसपैठ करके आईएसआई अपनी वहाँ पे बेस बना ले स्कर्दू के अंदर और हुंजा गिलगित के अंदर। लेकिन वहाँ के लोगों ने विरोध करके उनको भगा दिया, वहाँ से गए थे, भगाए गए। पंजाब से लाके वहाँ बसाए गए लोग, पख्तूनवा से लाके वहाँ बसाए गए लोग। हालांकि भी जो एक मामला हुआ था, सुना होगा आप लोगों ने, आपको पता होगा बिल्कुल, कि कराची में सिपाही साहबा जो एक वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन है अहले सुन्नत का, वो कट्टरपंथी जिसे कह सकते हैं आप, वो सारे हम लोगों को हम नहीं कह सकते, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे कराची में प्रदर्शन किया, मुजाहरा किया और उस पर गवर्नमेंट से उन्होंने मांग रखी कि शिया समुदाय को, शिया लोगों को गैर मुस्लिम घोषित कर दिया जाए, गैर मुस्लिम का दर्जा दिया जाए, जैसे कि अहमदिया को दिया गया। चलिए ठीक है, अहमदिया को दिया, लेकिन ये बात पता किसकी है? ये सबसे पहले जियाउल हक जब प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, वो पार्लियामेंट में लेकर आए थे शियों को गैर इस्लामिक करार देने के लिए, लेकिन उनका जो वो था फेल हो गया, नहीं कर पाए थे। अभी जो हालात हैं ये उसकी वजह कारण ये भी है, एक तो वहां की सरकार ने, जो हमारे उलमा अकराम, जो प्रीस्ट हमारे और जो अयतुल्ला हैं, और उनके खिलाफ बयानी और उनको ज़बरदस्ती किसी मामले के अंदर फंसाने की कोशिश करना, उनको बदनाम करना, उन पर इल्ज़ामात फर्जी लगाना, सिर्फ इसलिए कि उन पर दबाव डाला जाए। और उनकी जब इस तरह से बेहुरमती की जाएगी, उनके साथ उनके जो चरित्र हनन किया जाएगा, मैं हिंदी में कह रहा हूँ, कैरेक्टर एसिसिनेशन किया जाएगा, उन पर इल्ज़ामात झूठे लगाए जाएंगे, तो आवाम को बर्दाश्त नहीं है। इस मामले में वो लोग रिलीजियस हैं, बल्तिस्तानियों का एक चरित्र है, एक वॉरियर कौम है, लड़ने वाली है। ये वो लोग हैं, मैं यहां पे मेंशन करना चाहूंगा, खासकर कहना चाहूंगा, जब 22 अक्टूबर 1947 को जब कबायली भेजे गए थे, और कबायली भेजे गए थे जब महाराजा हरि सिंह ने गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को भारत में विलय की घोषणा करी, और भारत के साथ मिलकर के उनका साइन हुआ, एक ट्रीटी साइन हुई, एक और दस्तावेज तैयार हुए, जो 26 अक्टूबर को हुए थे। लेकिन उससे पहले 22 तारीख को हमला कर दिया था कबायलियों ने, जिसको कबायली कहते हैं। और कबायली नहीं थी, पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी थी। वो एक मेजर, उन्होंने, जनरल ने उसके ऊपर किताब लिखी है, रेडर्स इन कश्मीर, वो काफ़ी पब्लिश हुई। इसके अंदर लिखा है कि ये एक जो था मिशन था, जिसका नाम दिया गया था ऑपरेशन गुलमर्ग, के कश्मीर को वापस लेना है, चाहे मारकाट करके, लोगों का कत्लेआम करके, उस जमीन पे हमें कब्जा करना है। तो जब उन्होंने हमला किया तो पीओके तभी कटा है, 20,000 हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया था। रेगुलर आर्मी थी, और इसकी बैठक भी हुई थी पेशावर के गैरिसन के अंदर। वो उनकी किताब में लिखा बयान है, किताब छपी इंग्लैंड के अंदर, अभी शाया हुई है। और वहां पर रेगुलर आर्मी को कबायली के बेस में भेजा गया था। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में, उस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में जो आर्मी थी वो इंडियन आर्मी थी, और उसका जो इंचार्ज था, जिसको गिलगित एजेंसी कहते हैं, उस समय गिलगित एजेंसी थी वो, उसका मेजर ब्राउन था। मेजर ब्राउन ब्रिटिश था, उसको वहां की कमांड दी गई थी गिलगित के अंदर, जो नजर रखे था उस वक्त। और जब पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ है, जब खंडित हो गया भारत, पाकिस्तान चला गया उधर, विभाजन हो गया, तो पाकिस्तान आर्मी का जो चीफ था वो ब्रिटिश था, और इंडियन आर्मी का भारतीय था। और देखिए विडंबना, देखिए उस दिन हालात, देखिए उस वक्त के, कि मेजर ब्राउन को वो चला गया उनकी कमांड में, एक तरह से इंडियन आर्मी से उसने म्यूटनी करी, बगावत करी। उसने स्काउट बनाए थे वहां पर, लोकल सोल्जर भर्ती किए थे उसने, अस्तोर का उसने स्काउट बनाया था, उसने गिलगित स्काउट बना रखा था। उन्हें और पाकिस्तान की मिलिट्री ने मिलकर के, जो हिस्से में चली गई थी, उसमें पठान थे, उसमें पंजाबी भी थे, उन लोगों ने स्कर्दों पे हमला किया, स्कर्दों पे कब्जा करने के लिए, जो बल्तिस्तान का सबसे बड़ा केंद्र था, वहां का शहर था।
और ये भी हिस्ट्री है, आप लोगों की याददाश्त के लिए है, हमारे सुनने वालों की याददाश्त के लिए है, जो खुद मेजर ब्राउन ने अपनी किताब के अंदर लिखा है। 8 महीने तक के बल्तिस्तानियों ने सरेंडर नहीं किया, और उस टाइम जो कमांड थी, जो हमारा गैरिसन था उस वक्त का, राजा महाराजा हरि सिंह के टाइम का, इंडियन आर्मी का, वो वहां का फोर्ट था जिसको स्कर्दो फोर्ट कहते हैं। तो उस गैरिसन के अंदर कमांड करने वाले कर्नल शमशेर जंग बहादुर थे, थापा, और वो अकेले थे। उनके साथ आखिर में एक ही सोल्जर बचा है। ये लड़ते रहे, आखिरी गोली तक लड़ते रहे, आखिर में बल्तिस्तानी इनके साथ लड़ रहे थे। ये किताबों में लिखा हुआ है, हिस्ट्री है ये। बल्तिस्तानी भी सुन ले अगर इस चीज को सुन रहे हो तो, पाकिस्तान के हिस्से में नहीं जाना चाह रहे थे, वफादारी कर रहे थे वो, क्योंकि राजा महाराजा हरि सिंह ने काफी कुछ वहां कर रखा था। वो वजारत जो थी वो अच्छे ढंग से चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी वहां पर। और जो स्कर्दू शहर से अगर आप इंडिया की तरफ आते हैं तो हमारा गांव भी गोल पड़ता है, जो 40 किलोमीटर दूर है, 25 मील। एक नर्थंग का इलाका है, वो काफी डेजर्ट है, रॉकी माउंटेन है वहां पर, और नीचे काफी गहरी वहां सिंध नदी बहती है। वहां से गोल गांव पड़ता है, हुसैनाबाद है, गोल है, इसी तरह वो करगिल तक की सड़क आई हुई है। युगो पड़ता है। एक पुल भी था हमारे गांव के बाईं तरफ, में तो 4 महीने रहकर आया था, जो खपलू को रास्ता जाता था सिंध नदी के उस पार। तो बल्तिस्तानियों ने कभी मिलने की कोशिश नहीं करी थी, पाकिस्तान पर सरेंडर होने की कोशिश नहीं की थी। ये बल्तिस्तानी हमारे नौजवान भी सुन लें इस चीज को, कोई तो वजह रही होगी कि 8 महीने तक के कमांड को होल्ड करके रखा, जबकि हिंदुस्तानी हिंदू कोई भी वहां पर सोल्जर बचा नहीं था। सिर्फ दो, एक गोरखा थे, वो कर्नल साहब, जो बाद में हिंदुस्तान में घायल हो गए थे, वहां से लाए गए। गोल वहां गांव में रहे, उनको रखा गया, और पाकिस्तानी आर्मी पीछा करती रही इसी नरथंग में, जहां पे लोगों ने अपना मेमोरियल बनाया है कि हमने शिकस्त दी थी, हिंदुस्तानी फौज को हरा दिया था। तो वो तो फौज तो थी, बल्तिस्तानी भाग रहे थे, फौज तो खत्म हो गई थी। आखिरी सोल्जर था जो कर्नल साहब के साथ, और उनका भी 98 में जो उनकी डेथ हुई है, उनको यहां पर महावीर चक्र दिया गया, ब्रिगेडियर हो गए थे थापा साहब। वो एक सोल्जर बचा था, और गोल में लाके रखा गया। जब इंडियन आर्मी पहुंची है तो वहां से उनको रेस्क्यू किया गया, वहां से निकल करके आए। गोल में छुपा के रखा था। मेरे ताया हयात थे, हमारे भतीजे सुन रहे होंगे, मैं जब आया था, विजिट किया था 80s के दौर में, उस टाइम हमारे ताया मरहूम साहब 95 ईयर्स के थे। उन्होंने बैठ के सारी कहानी बताई थी कि फौजी कहां पर था, कैसे रहा, और कैसे यहां से गया। वहां कोई जंग नहीं हुई थी जिसको मेमोरियल बनाया कि शिकस्त दी गई थी इंडियन आर्मी को, वॉर ही नहीं हुई थी। ये भागते रहे, वो पीछा करते रहे। हाँ, पीछा किया था उन्होंने, नारतंग तक के आए, नीचे गोल तक, नीचे नहीं, वो रास्ता नीचे उतर के आता है। हमारे बल्तिस्तानी लोग स्कर्दू वाले और गोल वाले सुन रहे होंगे, वो रास्ता बड़ी वहां पर घूम के हमारे गांव के अंदर नीचे उतरता है, नरथंग जब खत्म होता है गांव, वो एरिया जो है। और वो भी बल्तिस्तानी ने उनको बचाया। बल्तिस्तानी नहीं गया था पाकिस्तान के साथ, 8 महीने सरेंडर कर जाता। और वो कर्नल साहब अकेले थे, उनके साथ एक सोल्जर बचा था। वो कैसे कमांड को रोक सकता था? कैसे मेजर ब्राउन की आर्मी को घुसने नहीं दिया वैली के अंदर, स्कर्दो की गिलगितियों को अंदर आने नहीं दिया, स्टोर वालों को आने नहीं दिया था, पाकिस्तान आर्मी थी उनको आने नहीं दिया था। सिविलियन लड़ रहे थे वेपन लेकर के। हम होल्डिंग गए थे, वो मोहल्ला जो हमारा है स्कर्दो का, वहां भी मेरे अजीदारी रिश्तेदारी थी, वहां मुझे बुलाया गया था। मैं एक रात वहां रहा भी था, खाना ना भी खाया था। बुजुर्ग आ गए थे, उन्होंने अपने हमसे बातचीत करी, कुछ उन्होंने बातें बताई हमको वहां की, उस वक्त के जो हयात थे, नौजवान थे तब। वो बात अलग है, हमारे नौजवानों ने वहां पर उनसे सुना नहीं होगा बैठ के, बुजुर्गों को सुनता नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानना था, क्योंकि मैं अपने घर गया था, अपने रिश्तेदारों के पास गया था। वो जगह जहां पे मेरे दादा, मेरे फादर ने जन्म लिया, मेरे फादर की पैदाश कोल की। मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं लखनऊ में पैदा हुआ, मेरी वालदा लखनऊ की। देखिए, लेकिन जो मैं कह रहा हूं, जो आज हो रही है, उसको आप बगावत कह दीजिए या विद्रोह कह दीजिए, बात एक ही है। विद्रोह तो है कि जो उन्होंने किया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, बल्तिस्तानी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तानी हुक्मरान जो करवा रहे हैं वहां के सोल्जर से, वहां की मिलिट्री से, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन जो कर रहा है, वो बहुत ही बुरा किया सलूक उन्होंने हमारे उलमाए कराम के साथ, हमारे उन प्रीस्ट, उनके हाईएस्ट सीट होल्ड करने वाले बल्तिस्तान के। वो हमारी इज्जत की बात है, वो ठीक कर रहे हैं। अभी ये देखिए, वहां तक कि उन्होंने बयानों में कह दिया कि हम करगिल कूच कर जाएंगे, हम हिंदुस्तान चले जाएंगे। हमारे बहुत से नौजवान सुन होंगे मेरी इस बात को, ये बात मैंने बहुत पहले कही थी। तो हमारे अपने अजीजदार, हमारे बच्चे हमसे नाराज हो गए थे कुछ, जो बल्तिस्तान के थे,
क्या आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? तो हम चुप हुए, हमने कहा वक्त बताएगा। और सिपाह साहबा ने जब 10 लाख का मजमा निकाला कराची के अंदर, वहां से शुरुआत हुई है। वो एबिसिनिया एक एरिया जहां पर हमारे बल्तिस्तानी रहते हैं, इन्होंने और रन किया था, आपको भी पता है। छोड़ छोड़ करके सब अपने वतन वापस लौटाए, स्कर्दू लौटाए, बल्तिस्तान आ गए, गिलगित चले गए, गिलगित वाले। और मरीज के इलाके के अंदर वो शियों की आबादी, वहां पर इन्होंने क्या बदसलूकी करी, क्या किया है, ये सबको पता है। 10 लाख की भीड़ इकट्ठा हुई थी इस तरह से कहने के लिए शियों को गैर मुस्लिम जो है डिक्लेयर कर दिया जाए। तो बल्तिस्तानी कैसे रह सकता है? ये कौम तो वॉरियर है। हम तो जंग लड़ेंगे। और उन्होंने कहा कि आप नहीं रहोगे तो हम भी नहीं रहेंगे, हम करगिल को कूच कर जाएंगे। जब इतना जुल्म ढाया होगा तभी तो निकला उनके मुंह से। आपकी वहां की सारी न्यूज सेंसर कर दी जाती है। पाकिस्तान को गिलगित के इलाके के अंदर हजारों फीट नीचे यूरेनियम है, और उस यूरेनियम को क्यों निकालने के लिए माइनिंग क्यों नहीं करी? ये तो उनका, आप वेबसाइट में जाइए तो उनका जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट बताता है, खुद बताता है कि स्कर्दो के आसपास की जितनी पहाड़ियां, वहां पर कॉपर है, तांबा है, उसकी माइनिंग क्यों नहीं करी गई? अगर इतनी गुर्बत आज पाकिस्तान के ऊपर है तो उन्होंने इस्तेमाल क्यों नहीं किया? आपकी दरिया बहकर आता जो स्कर्दो के अंदर मिलता आकर के, दरिया सिंध से मिलता है, सिंध नदी से मिलता है, आकर श्योक रिवर जो आती है वो शिगर से आती है, शिगर रिवर। आज भी वहां पे सैंड वॉश करके उसमें से गोल्ड निकाला जाता है। उनका वेबसाइट कहता है, हम नहीं कहते। पाकिस्तान गवर्नमेंट कहता है कि साहब वहां पे इलीगल सोना निकालते हैं सैंड वॉश करके। मैं स्कर्दू शहर से बाहर की बात कर रहा हूं, जहां पे नदियां मिलती हैं। आप लोगों को पता होगा, स्कर्दू वाले का सुन रहे होंगे हमको। और साल में 13 से 14 किलो सोना निकाल लेते हैं। तो आप अंदाजा लगा लिया, वहां माइनिंग की जाएगी तो कितना सोना होगा। इस मुल्क को बल्तिस्तान था और वहां पे शिया कम्युनिटी की आबादी थी, इस वजह से डेवलप नहीं किया गया वहां के हुक्मरानों ने। अब मैं वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं कि वहां पे कौन कौन से तरीके काम करती हैं पाकिस्तान के अंदर। वहां तो हमारे रिश्तेदारों ने अपना नाम ही बदल दिया, वहां तो टाइटल बदल दिए जाते हैं। नीचे आते हैं तो टाइटल बदले हुए, अपना मजबूरी है, क्योंकि मार देते हैं। मैं यहां शिया सुन्नी कोई बात नहीं करना चाह रहा हूं, मैं वहां की उस हुकूमत की बात करना चाहता हूं। पाकिस्तान हुकूमत ने किया है, मरवा दिया। डॉक्टर, इंजीनियर जो भी लिखता था, नाम के आगे टाइटल लिखता था, वो मार दिया गया। हिंदुस्तान में कम से कम शुक्र है कि महफूज हैं। और करगिलियों से पूछिए कैसे आराम से रहते हैं, वही नुब्रा वालों से भी पूछ लीजिए। किसी चीज की पाबंदी नहीं है इस मुल्क के अंदर, और कोई बेहुरमती नहीं करता है यहाँ के उलमा इकराम की, चाहे किसी फिरके का हो। जो आपको न्यूज दी जाती, जो आपके अफवाह फैलाई जाती है, सरासर झूठ, पता नहीं कहां कहां से निकालते हैं। 140 करोड़ की आबादी का मुल्क है ये, 4.25 करोड़ यहां पर शिया हैं, पूरी तरह महफूज हैं। और सारा मुसलमान महफूज है, 20 करोड़ 22 करोड़, ऑफिशियल तो शायद 18 करोड़ है। मैं कहता हूं होगा 22 करोड़। क्या प्रॉब्लम है किसी मुसलमान? कोई प्रॉब्लम नहीं मुसलमान को। इस पाकिस्तान ऐसे मुल्क जहां पर कोई हिंदू नहीं है, गिने चुने हिंदू है सिंध के अंदर, आप क्या रोज बम फट रहे हैं, रोज वहां मारे जा रहे हैं। अब आपकी रीजनल लड़ाई, आपकी लैंग्वेज की लड़ाई, शिया सुन्नी की लड़ाई। जब मैंने वीडियो देखी, जो मुझे खबरें आई, कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई, जो बल्तिस्तान में हो रहा है वो ठीक थोड़ा हो रहा है, लेकिन उसका वक्त आ गया है। हिंदुस्तान से कोई रिएक्शन नहीं हुआ है, हिंदुस्तानी गवर्नमेंट का। मैं नोटिस कर रहा हूं, इस चीज को नोट कर रहा हूं, कोई अभी तक के रिएक्शन नहीं हुआ है। और बल्तिस्तानियों पर जुल्म हुआ है, हमारे लोगों के साथ जुल्म हुआ है। आजादी के 50 साल तक के सड़क नहीं बनाई थी, बिजली नहीं आई थी। अरे हमारे गांव तक नहीं आई थी जब मैं गया था, अब जाके डेवलपमेंट हुआ है। अब डेवलपमेंट क्या, उन्होंने अपनी, वो भी टैक्टिकल मूव था कि उनकी मिलिट्री फास्ट मूव कर सके। पहले सोचते थे कि हिंदुस्तानी मिलिट्री आ जाएगी तो पक्की सड़क से भागते हुए स्कर्दू पहुंच जाएगी। मुझे याद है उसी वक्त जब मैं गया था, बाई फ्लाइट हमको ले जाया गया था, इस्लामाबाद से मैं गया था पिंडी से स्कर्दू की फ्लाइट। तो खबर आई कि साहब वो 4 दिन के बाद कि साहब वो बल्तिस्तानियों ने जाकर के रनवे को खोद दिया कि हम जहाज नहीं उतरने देंगे पाकिस्तानी सरकार का। मैं तो वहीं था। अब पूछेंगे तो बहुत सारे पुराने लोग हैं, हमारे मिलने वाले भी हैं इसके अंदर, वो बताएंगे कि हुआ था ऐसा। जब होता था नाराजगी जाहिर करते थे, रनवे को खोद देते थे, पाकिस्तानी आएंगे नहीं यहां, क्योंकि सड़क से रास्ता बहुत ही खराब था, एक पराक्रम हाईवे तब बनी नहीं थी। तो जो हो रहा है अभी,
शायद वक्त आ गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। कमर कस ली है बल्तियों ने। हमारे चाचा का इंतकाल हुआ नैनीताल में, अभी पिछले हफ्ते वहीं था। वहाँ बल्तिस्तानी काफ़ी इकट्ठा हुए। ज़्यादा गुफ्तगू नहीं हुई, लेकिन हाँ एक आध बातचीत हमारी हुई है कि जो हालात है इस वक्त वहाँ बल्तिस्तान के, वो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, वहाँ की हुकूमत ने ठीक नहीं रखे हैं। अवाम के बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, इसलिए आज वो हिंदुस्तान में मिलने की बात कर रहे हैं। और खुलकर कहा गया कि हिंदुस्तान में हम करगिल चले जाएंगे। देखिए वक्त क्या करता है। हम तो चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। हम तो चाहेंगे कि हम ड्राइव करके करगिल से हम अपने गांव पहुंचे। हम चाहेंगे कि हमारे लोग हमारे साथ आएं, हिंदुस्तान को भी देखें, यहाँ की जो ठंडी हवा को देखें, वो नसीम सहर देखें, वो यहाँ की शाम देखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मेरी पूरी हमदर्दी है, मैं बल्तिस्तानी हूँ और मैं चाहूँगा कि हम बल्तिस्तान के लोग सही वक्त पे सही फैसला करें। जो कर रहे हैं मेरा पूरा सपोर्ट है, हम चाहेंगे ऐसा होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।